नाव लेकर समुद्र में चला जाता है। राजा और गुरुदेव के साथ कई प्रजा जन समुद्र के तट पर जाकर हरिहर की प्रतीक्षा करने लगते हैं। हरिहर की नाव जैसे ही समुद्र के मध्य में जाती है, उसे नीचे से धक्का लगता है और वह नाव समुद्र में डूब जाती है। हरिहर दानव की गुफा में पहुंच जाता है। वह देखता है कि उसके मछुआरे भाई दानव रूप में बदल गए हैं और दानव की सेवा कर रहे हैं। दानव ने हरिहर को देखा और बोला, एक और मनुष्य आ गया मेरा गुलाम बनने के लिए। अब तुम भी मेरे गुलाम बनकर मेरी सेवा करोगे। यह तुम्हारा भ्रम है दानव। मैं तुम्हारा गुलाम बनने नहीं आया हूँ। मैं तो यहाँ अपने भाइयों को तुम्हारी कैद से छुड़ाने के लिए आया हूँ। ओह, तुम जैसा सामान्य मनुष्य मुझे पराजित करेगा? इतनी शक्ति है तुम्हारे शरीर में या केवल वाणी में ही बल है? मेरे शरीर में बल है या वाणी में, यह तुम्हें शीघ्र ही पता चलेगा दानव। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम मेरे भाइयों को छोड़ दो। मैं उन्हें तो नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें भी अपना गुलाम बनाकर रखूंगा। ऐसा कहकर दानव अपनी सींग से हरिहर पर जादू करना शुरू करता है। हरिहर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और समुद्र देव का आवाहन करने लगता है। हे समुद्र देवता, मैंने कभी भी किसी वस्तु की लालसा नहीं की। मैंने सदा सबकी सहायता करने का प्रयास किया। मैंने अपनी आवश्यकता से अधिक धन का संचय नहीं किया है और जितना प्राप्त हुआ है उसी में संतोष माना। तो आप मुझ पर कृपा कीजिए। इस भयानक दानव का अंत करने में मेरी सहायता कीजिए। हरिहर की यह प्रार्थना सुनकर समुद्र में तेज रोशनी फैलती है और उस रोशनी के साथ ही वहां समुद्र देवता प्रकट हो जाते हैं। समुद्री देवता अपने हाथ फैलाकर हरिहर को आशीर्वाद देते हैं और उसे एक दिव्य अस्त्र प्रदान करते हैं। उस पर दानव के जादू का कोई भी प्रभाव नहीं होता। यह देखकर दानव क्रोधित हो जाता है। तुम पर मेरे जादू का प्रभाव क्यों नहीं हो रहा है? तुमने मुझे क्रोधित कर दिया है। तुम कोई सामान्य नहीं हो और अब मैं तुम्हें जीवित नहीं रख सकता हूँ। दानव हरिहर पर प्रहार करने के लिए भागकर उसके पास आता है और हरिहर के सर पर अपने गदा का प्रहार करता है, परंतु हरिहर का शरीर वज्र का बन चुका था, इसलिए दानव के शक्तिशाली प्रहार का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा था। हरिहर, तुम विजय होकर लौटे हो। तुम्हारे कारण हमारे राज्य पर जो संकट आया था वह समाप्त हो गया है। तुम सत्य में एक सच्चे और ईमानदार पुरुष हो। यह तो मेरा कर्तव्य था महाराज। हरिहर, मैं तुम्हें उपहार स्वरूप एक नई नाव, सभी सुविधाओं से सज्ज एक भवन और स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। नहीं महाराज, मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास जितना है उसमें खुश हूँ। यदि आपको मेरे लिए कुछ करना ही है तो हम मछुआरों के लिए समुद्र पर एक स्थान निर्माण कीजिए जहां हम पकड़ी हुई मछलियों को सुरक्षा पूर्वक रख पाए। और हमारी नौका टूट गई है, उन्हें फिर से ठीक करने के लिए हमें धनराशि दें। तुम सच में अद्भुत हो हरिहर। खुद के लिए प्राप्त करने का अवसर होते हुए भी तुमने सभी मछुआरों के हित के विषय में विचार किया है। मैं वचन देता हूँ कि शीघ्र ही तुम्हारी दोनों इच्छाओं की पूर्ति की जाएगी। हरिहर की ईमानदारी से न केवल उसका बल्कि पूरी प्रजा का कल्याण हुआ। सुबह से जाल डाले बैठा हूं, अब तक एक भी मछली हाथ नहीं लगी। लगता है आज खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। कनकपुर नामक राज्य के एक छोटे से गांव में किसन नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। किसन की एक बेटी भी थी, जो थी तो अंधी पर दिखने में बहुत सुंदर थी। क्या बात है किसन, इतने परेशान क्यों हो? क्या हो गया? क्या बात है बताओ। अब क्या बताऊं काका, आप तो जानते ही हो, गौरी की मां के जाने के बाद से गौरी की सारी जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर आ गई है और अब गौरी बड़ी हो गई है। लेकिन क्या कहे, उसके अंधे होने के कारण उससे कोई शादी ही नहीं करना चाहता। अब तुम ही बताओ, ऐसे में मैं करूं तो क्या करूं? किसन, तुम चिंता मत करो, ऊपर वाला हमेशा हमारी परीक्षा लेता है। ऐसे में हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए है। हाँ, शायद तुम ठीक कहते हो काका। मुझे सब कुछ ऊपर वाले पर ही छोड़ देना चाहिए। अब जो किस्मत में होगा उसे कौन बदल सकता है। इतना कहकर किसन नदी किनारे मछलियां पकड़ने चला जाता है।
हे ऊपर वाले, मेरी बेटी की किस्मत का दरवाजा तू ही खोल। यह कहकर किशन मछली पकड़ने लगता है। धीरे धीरे शाम होने लगी। किशन के जाल में थोड़ी बहुत ही मछलियां फंसी हुई थी। आज तो इतनी कम मछलियां हाथ आई हैं, इन्हें बेचकर तो केवल एक समय का ही खाना बन सकता है। यह सोचते हुए किशन मछलियां बेचने बाजार जाता है। मछलियां ले लो, मछलियां, ताजी ताजी मछलियां ले लो, अभी अभी लेकर आया हूँ। ले लो, ताजी ताजी मछलियां ले लो। किशन मछलियां बेचकर वापस अपने घर चला आता है। घर पहुंचकर उसने देखा कि गौरी चेहरे में उदासी लिए बाहर बैठी थी। गौरी बेटी, मैं घर आ गया। पिताजी आप आ गए? आपने आज आने में बहुत देर कर दी। आपको तो पता है ना, मैं अकेले कहीं आज जा नहीं सकती हूँ। अरे बेटा, वो क्या है ना कि आज मछलियां हाथ ही नहीं आ रही थी, इसीलिए थोड़ा देर हो गई। तू चिंता मत कर, कल से तू भी मेरे साथ चलना। इस तरह ना तुझे मेरी चिंता रहेगी और ना मुझे तेरी चिंता रहेगी। क्यों बेटा? हाँ पिताजी, यह ठीक रहेगा। गौरी बेटा, जल्दी कर वरना दिन चढ़ जाएगा और फिर हमें देर हो जाएगी। ठीक है पिताजी, चलिए। किशन गौरी को लेकर मछलियां पकड़ने निकल पड़ता है। नदी किनारे पहुंचकर किशन गौरी से कहता है, बेटी हम पहुंच गए, अब तू नाव में आराम से बैठ जा, फिर हम मछलियां पकड़ने चलते हैं। पिताजी मैं गिरूंगी तो नहीं ना? अरे नहीं बेटी, बस तू आराम से बैठ। गौरी आंखों से देख तो नहीं सकती थी, इसलिए वो चुपचाप नाव पर बैठ जाती है। फिर किशन नाव लेकर मछलियां पकड़ने निकल जाता है, लेकिन आज उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगती है। आज तो एक भी मछली हाथ नहीं आई। पिछले कई दिनों से मेरे साथ यही हो रहा है, मछलियां आती ही नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं और मेरी बेटी तो दोनों भूखे मर जाएंगे। किशन यह सोच ही रहा था कि तभी वहां किशोर नाम का एक दूसरा मछुआरा अपनी नाव लेकर किशन के पास आता है। अरे किशन भाई, आज किसे साथ लेकर आए हो? ये कन्या कौन है? ये मेरी बेटी है गौरी। अच्छा, ये तुम्हारी बेटी है जो अंधी है ना? हाँ, वैसे खूबसूरती में तो ऊपर वाले ने कोई कमी नहीं की है, बस लगता है आंखें देना भूल गया। किशोर भाई, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? देखो, ऐसा है कि मेरी बेटी चाहे जैसी भी हो, मेरे लिए सबसे सुंदर और सबसे अच्छी है, समझे? अच्छा ठीक है भाई, मैं समझ गया, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है। मैं तो बस मजाक कर रहा था, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। किशोर और किशन की बातों से गौरी मन ही मन उदास हो जाती है। तभी किशन उससे कहता है, बेटी गौरी, क्या हो गया? तुम चुप क्यों हो गई? देखो बेटा, इन जैसों की बातों पर ध्यान बिल्कुल मत दो। अरे इनका तो काम ही होता है दूसरों की बातें सुनना, दूसरों की बातों पर हंसना, मजाक बनाना। इनकी बातों पर ध्यान मत दो, है ना बेटा? पिताजी मैं ठीक हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है। आप मुझसे प्यार करते हैं, मेरे लिए यही बहुत है। हाँ, शाबाश मेरी बेटी, तेरी यह सोच मुझे बहुत अच्छी लगी। बेटी, मैं नाव किनारे पर ले चलता हूँ, फिर मैं तेरे लिए जंगल से फल तोड़ कर लाता हूँ, फिर दोनों बाप बेटी मिलकर खाएंगे। किशन इतना कहकर नाव किनारे पर लगाकर जंगल की तरफ चला जाता है। काफी देर हो जाती है, पर किशन अभी तक वापस नहीं लौटा। पिताजी, लगता है पिताजी अब तक नहीं आए। पर पिताजी को इतनी देर क्यों लग रही है? गौरी यह सब सोच ही रही थी कि तभी वहां से एक राजकुमार गुजरते हैं। गौरी को अकेला देखकर वह रुक जाते हैं और पूछते हैं, सुनो सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ जंगल में अकेले क्यों बैठी हो? आप कौन है? मैं राजकुमार वीर हूँ, इस राज्य के राजा आदित्य वर्मा का बेटा। मैं शिकार करने जंगल जा रहा था, तुम्हें यूं अकेले बैठा देखा तो रुक गया। कौन हो तुम? गौरी अब राजकुमार को सारी बात बताती है। इसलिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तुम्हारी सादगी, भोलापन और तुम्हारी सुंदरता ने तो तुम्हारी इस एक कमी को नजरअंदाज करने पर मजबूर कर दिया है। अभी राजकुमार और गौरी आपस में बातें कर ही रहे थे कि उसी समय एक शेर वहां आ जाता है और राजकुमार पर हमला कर देता है। राजकुमार क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? अरे एक शेर मेरे ऊपर चढ़ गया है, मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो।
मैं क्या करूं? मैं कैसे मदद करूं? इतने में वहां किसन आ जाता है और यह सब देखकर हैरान हो जाता है। किसन राजकुमार का धनुष और तीर उठाकर तीर को शेर के सर पर मार देता है और शेर मर जाता है। आपने मेरी जान बचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद कैसा? एक दूसरे को मुसीबत से बचाना यही तो हम सबका कर्तव्य है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे आप हैं कौन? किसन राजकुमार को सारी बात बताता है। अच्छा, तो आप गौरी के पिता हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपको कभी भी कोई भी परेशानी हो तो हमें जरूर याद कीजिएगा। आपकी मदद करने में हमें खुशी होगी। ठीक है, चलिए अब हमें आज्ञा दीजिए, हम जाते हैं। इतना कहकर राजकुमार वहां से चले जाते हैं। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं और राजकुमार को अपनी भावनाओं का एहसास होता है। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं गौरी को भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ? उसकी खूबसूरती, भोलापन, ये सब देखकर तो जैसे मैं उस